लगन कुंडली भी आपके सम्मुख में हमने यहाँ पे रखी है, और उसका अष्टक वर्ग भी। दाईं तरफ राइट हैंड साइड में आपको लगन कुंडली दिख रही है, और ये उसका अष्टक वर्ग है। अब देखिए यहाँ पर पंचम भाव में कम पॉइंट है, बहुत कम। फलादेश कैसे लगन कुंडली से मिला के करना है। अगर आपको लगन कुंडली का कोई भाव डिस्टर्ब नजर आ रहा है, जैसे यहाँ पर धन भाव में नीच का चंद्रमा, धनेश कहाँ बैठा है, छठे भाव में बैठा है, तो धन भाव यहाँ पर पीड़ित हो रहा है। भाव में नीच का ग्रह है, भावेश छठे में है, गुलिक भी यहीं बैठा, तो ये संकेत दे रहा है कि धन बहुत अधिक सेविंग नहीं होगी। अगर यही चीज आपको अष्टक वर्ग से भी मिल जाए, कम पॉइंट मिल जाए, तो वो पक्की हो जाती है चीज। मतलब घटना अष्टक वर्ग से घटित नहीं होगी, घटना हम निकालेंगे लगन से, भाव फल निकालेंगे लगन से, और वो अष्टक वर्ग में कंफर्मेशन दे। जैसे संतान भाव में राहु बैठा हुआ, और संतान भाव का स्वामी शनि छठे में, दो क्रूर ग्रहों के साथ। अब यहाँ पर संतान भाव में थोड़ी दिक्कत है, राहु का बैठना बुध के साथ और भाव के स्वामी का छठे में जाना बता रहा है कि लगन कुंडली में संतान भाव थोड़ा डिस्टर्ब है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि है। तो क्या वास्तव में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी संतान में? हाँ, क्योंकि अष्टक वर्ग भी यही बता, पॉइंट बहुत कम है। तो ऐसे ही डिसीजन होता है। अगर आपको किसी की लगन कुंडली से सातवां भाव पीड़ित नजर आ, और आपको लगा कि विवाह दिक्कत करेगा, वैवाहिक जीवन में दिक्कत आएगी, और अगर सप्तम भाव में पॉइंट भी कम हो गए, तो यह बात और मजबूत हो जाती है। अगर लगन कुंडली में सातवां भाव पीड़ित है और यहाँ पॉइंट अधिक है, तो इसका मतलब यह नहीं कि लगन कुंडली वाले योग का फल नहीं मिलेगा, मिलेगा। बनेगा जो चीज लगन में फलादेश वही लेंगे, उसके कंफर्मेशन के लिए यहाँ पॉइंट देख सकते हैं। अगर यहाँ पॉइंट मजबूत हो, अधिक बिंदु हो, और लगन कुंडली में वह भाव भी मजबूत हो, तो उस भाव का सुख बहुत अच्छा हो जाता। किसी कुंडली में अगर अष्टक वर्ग में पॉइंट कम है, लेकिन लगन कुंडली में उस भाव से जुड़ा हुआ योग अच्छा है, ग्रह पीड़ित वगैरह नहीं है, तो भाव का फल मिलेगा। यानी अगर लगन कुंडली में दिक्कत है, तभी यहाँ अष्टक वर्ग के कम पॉइंट दिक्कत करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। और अगर लगन और अष्टक वर्ग दोनों में पॉइंट अच्छे हैं, तो बहुत अच्छा। दूसरा चीज क्या देखना है, आपकी कुंडली में अगर किसी भाव में कोई दोष बन रहा, ग्रहण दोष बन रहा है, अंगारक दोष बन रहा है, भाव पीड़ित हो रहा, और अष्टक वर्ग में उस भाव में ज्यादा पॉइंट है, तो आपको यह समझना है कि वह दोष जो बना है, उस दोष को झेलने की क्षमता भाव में अधिक है। देखिए, मंगल राहु की युति मान लीजिए है किसी के अष्टम भाव में, सप्तम में, या कहीं भी है, तो अंगारक बना। जिस भाव में अंगारक बना है, अगर उस भाव में अष्टक वर्ग में पॉइंट ज्यादा होंगे, तो इसका मतलब आप यह समझिएगा
कि अंगारक दोष तो है, लेकिन उस दोष का प्रभाव भाव ज्यादा झेल ले जा रहा। जैसे एक बहुत भारी व्यक्ति को कुर्सी पर बैठाया जा रहा, कुर्सी को ही उसका जो है झेलना पड़ेगा भार। दुबला पतला बैठेगा तो कुर्सी आराम से भार सहन कर ले, लेकिन मोटा व्यक्ति है तो उसके लिए कुर्सी का मजबूत होना चाहे जरूरी। कुर्सी मतलब वही भाव है। अगर भाव में पॉइंट ज्यादा है तो समझिए कि भाव ज्यादा प्रेशर सहन करने की स्थिति में है। जिस भाव में पॉइंट कम होते हैं, 28 से जितना जितना कम होता जाएगा, 20 उस मतलब बहुत कम हो गया, 20 22 23 पॉइंट माने बहुत कम। तो अगर उस भाव में जहां पर पॉइंट कम है, अगर उस भाव में कोई दोष कुंडली में बन गया, तो आप समझ लीजिए उस दोष को सहन करने की क्षमता आपकी बहुत कम रहेगी। और अगर पॉइंट अधिक है तो आप सहन ज्यादा कर ले जाएंगे, भाव के झेलने की क्षमता, टॉलरेट करने की क्षमता बढ़ जाती है। ये जो अष्टक वर्ग है इसको गोचर में भी अप्लाई किया जाता है। आपका गोचर, आपको लगा कि गुरु आपके बहुत अच्छी जगह पर पहुंच गया। गोचर मतलब आज की तारीख में जो ग्रह जहां चल रहा है। आपकी मान लीजिए कि सिंह लगन है, किसी की सिंह लगन है, आज की तारीख में बृहस्पति कहाँ गोचर कर रहे हैं, यही मान लेते हैं, तुला लगन ही ले लेते हैं जो आपके सामने। तुला लगन की कुंडली है, आज की तारीख में बृहस्पति कहाँ चल रहे हैं, मिथुन राशि में। यही मिथुन राशि में आज की तारीख में बृहस्पति है। ये आज की ही कुंडली हमने खोली। अब ऐसे आप अपनी कुंडली में देख लीजिए कि बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, कोई भी ग्रह कुंडली के किस भाव में आज गोचर कर रहा है। जिस भाव में ग्रह का गोचर हो रहा है, अगर उस भाव में पॉइंट अधिक होते हैं तो गोचर का अच्छा फल बढ़ जाता है और अशुभ फल घट जाता है। अब जैसे इनका चतुर्थ भाव ले लीजिए, चतुर्थ भाव का स्वामी कौन है, शनि है, और बिंदु कितने मिले हैं, 40 मिले। तो इस भाव में कौन सा ग्रह नीच का होगा, गुरु। ध्यान दीजिएगा, जब गुरु मकर राशि में गोचर करेगा कभी तो इनके कहाँ पहुंचेगा, चौथे भाव में। कैसा पहुंचेगा, नीच। तो नीच का गोचर खराब फल देगा। लेकिन चूंकि भाव में ज्यादा बिंदु है तो गुरु का जो अशुभ गोचर रहेगा, नीच राशि वाला फल रहेगा गोचर में, वो जातक बहुत आराम से सहन कर ले जाएगा। क्योंकि भाव में पॉइंट अधिक होने का मतलब भाव बलवान है, और चाहे गोचर अच्छा हो या बुरा हो, उसे झेलना किसे है, भाव को। तो भाव बलवान है। दूसरे टर्म में देखिए, इस भाव का स्वामी कौन है, शनि है। गोचर में जब कभी भी शनि मकर राशि में आएगा, यानी इनके चौथे भाव में पहुंचेगा लगन से, बहुत अच्छा फल देगा। क्यों, एक तो अपनी राशि का होगा और भाव में पॉइंट भी बहुत अधिक, यानी जो ग्रह इस भाव में अशुभ फल देने वाला था गोचर में आकर के, गुरु नीच का होकर के भाव में पॉइंट अधिक होने के नाते अशुभता घट गई, और जो ग्रह शुभ फल देने वाला होगा उसकी शुभता भी बढ़ जाएगी। बात समझ में आई। ऐसे सभी ग्रहों का गोचर देखना। अब इनके जो है पंचम भाव को ले लीजिए, पंचम भाव में 20 बिंदु है। शनि का गोचर इनको बताइए, शनि की दोनों राशियां है, यहाँ भी शनि की राशि है 10 नंबर, यहाँ भी शनि की राशि है 11 नंबर।
स्वाग्रही दोनों में गोचर करता हुआ तभी पहुंचा, मान लीजिए 10-20 साल में। किसमें इनको ज्यादा बेहतर देगा? चतुर्थ में, क्योंकि यहाँ स्वराशि का भी है, पॉइंट भी अधिक। यहाँ स्वराशि का तो है, लेकिन यह भाव जो है अधिक भार सहन नहीं कर पा, भाव पे दबाव अधिक नहीं पड़ सकता है। तो शनि स्वाग्रही होने के बावजूद भी यहाँ पर बहुत अच्छा शुभ फल नहीं दे पाए। ऐसे शनि की 7.5 आप देखते हैं चलती है। अभी जो कुंडली सामने है लगन कुंडली, इसमें व्यक्ति की राशि कौन सी है? वृश्चिक। शनि की 7.5 कब होगी? जब शनि गोचर करता हुआ चंद्रमा से 12वें भाव में हो, चंद्रमा जहां है वहां हो, और चंद्रमा से अगले भाव में। तो अगर आपको यह जानना है कि किसी की 7.5 का कौन सा चरण, 2.5 2.5 साल के 3 चरण होते हैं, 7.5 का कौन सा चरण ज्यादा खराब जाए, तो आपका चंद्रमा जहां है, पिछली राशि, चंद्रमा की राशि और अगली राशि, तीनों में जहां कम बिंदु होंगे उस भाव में जब शनि जाएगा तो 7.5 का वह चरण खराब हो। जैसे यहाँ वृश्चिक राशि है तो इसको हम अष्टक वर्ग में लिख लेते हैं, चंद्रमा यहाँ। अब शनि के गोचर को अप्लाई करें। शनि जब तुला राशि में यानी यहाँ आएगा तो 7.5 शुरू। कितने पॉइंट है? 29। भाव एवरेज से थोड़ा बलवान है, तो शनि बहुत तकलीफ नहीं दे। शनि जब यहाँ आएगा तो तकलीफ देगा थोड़ी, क्योंकि एक तो शत्रु राशि में होगा और एवरेज पॉइंट है। भाव में एवरेज भार सहने की क्षमता है। लेकिन जब शनि तीसरे में आएगा तो पॉइंट अच्छे हैं, 36, भाव बहुत मजबूत है, तो शनि का ज्यादा भार सह लेगा। शनि का भार सहने का मतलब शनि के द्वारा दिया गया सुख। भार सहने का मतलब है हर ग्रह हर भाव में जा करके कुछ अच्छा बुरा परिणाम देता है। तो जिस भाव में ज्यादा पॉइंट है वह भाव उस ग्रह के द्वारा अच्छा और बुरा दोनों सहने की क्षमता अधिक हो जाए। भाव में पॉइंट कम है तो सहने की क्षमता भाव की कम है, भाव की कम है यानी जातक की कम। ऐसे बहुत बार होता है कि किसी ग्रह का गोचर जब 6 8 12 में चलता तो अशुभ परिणाम देता है। लगन से 6 8 12 में अगर कोई ग्रह गोचर कर रहा है तो अशुभ परिणाम देगा। अब इसी कुंडली में ले लीजिए अष्टम भाव, यह है अष्टम भाव में। मान लीजिए गुरु का गोचर आया, अभी आज तो बृहस्पति कहाँ है? मिथुन में है। लेकिन ऐसे चलते चलते बृहस्पति आएगा ना, 12 13 साल में पहुंच जाएगा 8वें में। तो शनि 8वें में, बृहस्पति 8वें में पहुंचेगा तो 8वें भाव में किसी भी ग्रह का गोचर अशुभ फल देता। लेकिन अगर भाव में ज्यादा पॉइंट है तो अशुभ फल थोड़ा बहुत कम रहेंगे, भाव झेल जाएगा अशुभ फल को। और अगर पॉइंट कम है तो बड़ी दिक्कत देगा। जैसे गुरु यहाँ पर तुला लगन के लिए गुरु होता है मार्केश, तृतीय और छठे भाव का स्वामी मार्केश होकर के अष्टम में आएगा, शत्रु राशि में होगा। यहाँ शत्रु राशि में होगा, मार्केश भी है और पॉइंट भी कम। तो अगर हम इस कुंडली को देखें और गुरु का गोचर 8वें भाव में निकालें, वैसे 8वें भाव में सभी ग्रहों का गोचर ही करेगा क्योंकि पॉइंट कम है। लेकिन गुरु में चूंकि चीज और जुड़ गई, एक तो मार्केश और शत्रु राशि, तो और बुरा। अगर यहीं पर मान लीजिए पॉइंट 36 होता, 40 होता, या कम से कम एवरेज होता 28, तो भी गुरु के इस भाव में गोचर के अशुभ प्रभाव को कम कर।
अब यहाँ पर अगर शुक्र भी गोचर करेगा, स्वाग्रही भले होगा, क्योंकि पॉइंट कम है तो गोचर में अच्छा फल नहीं आ पाए। यानी अष्टक वर्ग का एक तो सबसे प्रमुख प्रयोग है, अगर लगन कुंडली का भाव ग्रह जो संकेत दे रहा है, अगर अष्टक वर्ग में उसी भाव में पॉइंट कम हो जाएंगे तो संकेत क्या हो जाए। किसी का लगन पीड़ित है, लगन में नीच का ग्रह है, या लगन में दो विरोधी ग्रह है, या कारक दोष है, लगन पीड़ित है। लगन मतलब क्या देखते हैं, लग्न से हम देखते हैं व्यक्ति की स्वास्थ्य की स्थिति को। लगन कमजोर है, उसमें कमजोर ग्रह बैठे और अष्टक वर्ग में भी लगन में कम पॉइंट आ गए तो उस व्यक्ति का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहेगा ही रहेगा, क्योंकि लगन वही चीज बता रहा है। और अष्टक वर्ग में कम पॉइंट होने का मतलब हर ग्रह हमेशा गोचर करते रहते, हर ग्रह चलता रहता, तो कोई ना कोई ग्रह आपके लगन से होके गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा। तो अगर पॉइंट कम है और लगन कुंडली भी लगन पीड़ित है, पहला भाव कुंडली में पीड़ित है, और रिजल्ट कब आता है, दशा और गोचर में, तो गोचर में कोई ना कोई ग्रह लगन से गुजरेगा, पॉइंट कम है वो पीड़ा दे करके जाता रहेगा। अगर किसी का लगन मजबूत है और लगन में अष्टक वर्ग में पॉइंट भी ज्यादा, उस व्यक्ति की सेहत बहुत मजबूत रहे। लगन में कमजोर है और अष्टक वर्ग में थोड़ा पॉइंट ज्यादा है तो भी सेहत कमजोर रहेगी, लेकिन तब भी पॉइंट थोड़ा ज्यादा है तो थोड़ा सा सहन कर लेगा। योग किस योग की स्थिति में, तो अष्टक वर्ग क्या करेगा, लगन कुंडली के भाव में जो आप फलादेश निकाल रहे हैं उसको सहने की क्षमता बताएगा। कम या ज्यादा पॉइंट भाव के सहन शक्ति को दर्शाते हैं। अच्छा योग है और उसमें पॉइंट अधिक आ गए हैं अष्टक वर्ग में, तो वह अच्छा योग और अच्छा फल देगा। भाव भी बलवान है, अच्छा योग भी है, यानी सीधे सीधे नियम अष्टक वर्ग में पॉइंट कम होने का मतलब भाव कमजोर होगा। अब उस कमजोर भाव के ऊपर से कोई ग्रह गोचर करेगा, कमजोर के ऊपर से गोचर करेगा, अच्छा फल देने वाला ग्रह है तो कम अच्छा देगा, बुरा देने वाला है तो ज्यादा बुरा दे देगा। दूसरी चीज, थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन के लिए भी अष्टक वर्ग का प्रयोग होता है। जैसे आपकी कुंडली में कौन से भाव ज्यादा मजबूत है, आप ये चेक कर सकते हैं। कुंडली में आपके लगन माने शरीर और द्वितीय माने धन, लग्न माने शरीर, लग्न माने व्यक्तित्व, यह ज्यादा है कि धन भाव के पॉइंट ज्यादा। जो ज्यादा होता है उसका फल फल हमेशा कौन रिसीव करता है, लगन रिसीव। फल हमेशा लगन ही, लगन माने शरीर ना, तो सारे फलों को खाने वाला कौन है, लगन है। धन भाव में 28 है, लगन में 29 है, यानी लगन में ज्यादा मन है पा रहा है और धन थोड़ा सा कम। धन भाव के पॉइंट अधिक हो और लगन के कम हो तो व्यक्ति कम इफर्ट में ज्यादा धन बनाए। लगन के पॉइंट ज्यादा है तो व्यक्ति ज्यादा इफर्ट करेगा और उससे कम धन। इस भाव में जितने ज्यादा पॉइंट है उस भाव का फल बड़े आराम से लगन को मिलता है, क्योंकि आखिर में सभी भाव अपना फल लगन को ही तो देंगे। हर भाव हर ग्रह किसको देगा, लगन को। तो जो बलवान है तो बड़ी आसानी से ट्रांसफर कर दे। भाई फीस है 15,000, जिसके पास पैसा है वो आराम से ट्रांसफर कर देगा, जिसके पास नहीं है वो इंतजार करेगा, इकट्ठा करेगा, ट्रांसफर करेगा ना।
ट्रांसफर किसको करना है? लगन को। इसके पास 40 है, पर्याप्त है, औसत ही 28 होता, उससे बहुत आगे है, तो सुख इसको देता रहे, सुख मिलेगा, घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, लेकिन बैंक बैलेंस कम दे पाएगा, क्योंकि ये 29 है, ये 28, यानी ये ज्यादा चाहेगा, ये बलवान है ना, ये ज्यादा उम्मीद करता और उसके पास ये क्षमता नहीं है। तो ऐसे तुलनात्मक अध्ययन भी हो। दूसरी चीज, आपका व्यय भाव कौन सा है? यह। और ये क्या है? धन भाव। व्यय बलवान है कि धन बलवान, ये बताता है आपके जीवन में आर्थिक विसंगतियों को। अब यहाँ पर 28 है, यहाँ पे 27 है, व्यय कितना हो रहा है? 27, आ कितना रहा? 28, 1 पॉइंट बच गया। यानी जीवन में खर्चे के बावजूद भी ये थोड़ा प्लस में रहेगा जाता, लेकिन इसका अंतिम निर्णय होता है धन और लाभ दोनों मिला करके देखने से। धन के लिए अगर देख रहे हैं तो लाभ भाव में कितना है? 25, व्यय में कितना है? 27। अगर धन भाव के पॉइंट और लाभ भाव के पॉइंट, दोनों के पॉइंट ज्यादा हो व्यय से, तो व्यक्ति धनी होता। यहाँ पर धन के पॉइंट तो ज्यादा है, लेकिन लाभ के पॉइंट क्या है? कम, तो व्यक्ति धनी नहीं होगा। धन से इसका काम चलता रहेगा, काम, चूंकि ये ज्यादा है और ये कम है तो इसलिए काम चला दे, लेकिन लाभ कम है, व्यय ज्यादा है, तो इच्छित लाभ नहीं मिलता। तो ऐसे तुलनात्मक अध्ययन भी होता। लगन मतलब आप खुद हैं, सप्तम मतलब आपका जीवन साथी है, दोनों में से जिसमें ज्यादा पॉइंट रहेंगे उसकी डोमिनेंस रहेगी। इसको देखने का एक अलग तरीका, समझ में आ रहा है कुछ? लगन माने आप खुद हो गए, सप्तम आपका जीवन साथी है, तो आप अपनी कुंडली और अपने जीवन साथी दोनों की कुंडली खोल और पॉइंट जोड़ लीजिए। कैसे? भाई देखिए, आप अपनी कुंडली से देखेंगे तो जीवन साथी की भी तो एक कुंडली है, उसमें भी तो लगन और सप्तम में पॉइंट होंगे। तो जीवन में कुछ चीजें अकेले नहीं चलती, वो मिला के चलती। तो आप अपनी लगन कुंडली और अपने जीवन साथी की रखिए, अपने लगन के पॉइंट और जीवन साथी के सप्तम भाव के पॉइंट को एक कर लीजिए, जोड़ लीजिए। अपना लगन और जीवन साथी का सप्तम, और फिर टोटल किए, फिर दूसरा कैलकुलेशन, जीवन साथी का लगन और अपना सप्तम जोड़ लीजिए। उदाहरण से मैं यहाँ समझा रहा हूँ। चलिए एक दूसरी जो है कुंडली यहाँ पर हम दे देते हैं। अष्टक वर्ग में दो अष्टक वर्ग हमारे सामने रहेगा तो समझने में आसानी। दो अष्टक वर्ग चार्ट अब आपके सामने है। मान लीजिए ये हस्बैंड की, पुरुष की है, और ये उसकी स्त्री का है, उसकी वाइफ। अब कैसे पता करेंगे डोमिनेंस किसका ज्यादा रहेगा, प्रभुत्व? तो ये हस्बैंड मान लीजिए देख रहा है अपने लिए, तो ये जिसकी कुंडली है, स्त्री देखेंगी तो अपना वाला ये देखेंगे, मतलब जो अपनी, जिसकी कुंडली है वह अपने लगन के पॉइंट ले, जिसकी कुंडली है वह अपने लगन के पॉइंट लेगा और जीवन साथी के सातवें भाव के पॉइंट लेगा। तो मान लीजिए मेरी कुंडली, तो मेरे लगन में कितने हो गए? 29, और मेरी वाइफ की कुंडली के सातवें का लूंगा, 20। 29 और 20 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 49, यानी मुझे 49 मिला। अब मैं वाइफ के लिए जोड़ूंगा, वाइफ के लगन में कितने पॉइंट है? 27। वाइफ का लगन तो वाइफ का हो गया और मेरा 7th हाउस तो वाइफ का हो गया, लगन तो मैं खुद हूं। तो यहाँ पे 27 और 30, 30 20 50 60 57 हो गया।
तो लगन में आया 49 और यहाँ 57। डोमिनेंस किसका रहेगा? वाई। तो इस प्रकार से अष्टक वर्ग से आप डोमिनेंस भी देख सकते हैं। अगर नॉर्मली देखना, दो कुंडली नहीं है, सिर्फ एक ही कुंडली है, तो आप सिर्फ यहीं से लगन कुंडली से डिसाइड करिए। लगन में ज्यादा पॉइंट है तो आपका डोमिनेंस चलेगा, सप्तम में ज्यादा पॉइंट है तो जीवन साथी का डोमिनेंस रहेगा। तो अगर किसी का विवाह नहीं हुआ है और अष्टक वर्ग से बोलना है तो आप बोल सकते हैं। कितना अंतर है? मात्र 1 पॉइंट का। ये 29 है, ये 30 है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं होने वाली है। यहाँ पर निश्चित रूप से सातवां बलवान है तो इसका जीवन साथी डोमिनेट करेगा, प्रभुत्व तो उसका ज्यादा रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, एक का अंतर है। बिगड़ कब जाता? मान लीजिए कि सप्तम में 30 पॉइंट है और लगन में 22 पॉइंट होता, 20 होता, बहुत ज्यादा अंतर हो गया। तो जब बहुत ज्यादा अंतर है तो इसका मतलब ये जो डोमिनेंस रहेगा ये एकदम से दोनों का बात व्यवहार स्वभाव मैच ही नहीं, अपमानजनक स्थितियां लाए। एक तो ऐसे देख सकते हैं ये, एक तो धन वाला हमने बता दिया। तीसरा, तकलीफ वाले भाव कौन से हैं? 6, 8 और 12। तकलीफ किसको देंगे? लगन। अगर लगन का पॉइंट छठे से कम हो जाए, आठवें से कम हो जाए, 12वें से कम हो जाए तो जिंदगी बहुत संघर्षमय हो जाएगी। छठे, आठवें और 12वें में से निजी रूप से तो अष्टम भाव में भी ज्यादा पॉइंट होना सही है। भाई ज्यादा पॉइंट रहेगा तो आठवां भाव बलवान रहेगा, ग्रह गोचर करेगा जब, तो ज्यादा तंग नहीं करेगा। लेकिन कुंडली के स्तर पे छठे, आठवें और 12वें के पॉइंट लगन से अगर कम है, लगन का पॉइंट ज्यादा, तो जीवन में स्ट्रगल कम रहेगा। लगन में 29 है, छठे में 26 है, तो जो विरोधी प्रतिद्वंदी होंगे वो हो जाएंगे क्योंकि इसके पॉइंट ज्यादा है। अष्टम में अगर कम पॉइंट है, लगन में ज्यादा है तो विपत्ति कम आएगी। 12वें में कम है और लगन में ज्यादा है तो व्यक्ति अपने खर्चे, हानि, इन सबको नियंत्रित रख पाएगा। अब 6, 8, 12 जिसकी कुंडली में तीनों के पॉइंट लगन से ज्यादा हो गए, व्यक्ति संघर्ष करते हुए ही जिंदगी निकालेगा। कभी शत्रु से लड़ेगा, कभी रोग से लड़ेगा, कभी कर्ज से लड़ेगा, कभी आफत विपत परेशानी, परिवार, अपमान। तो 6, 8, 12 में से चलिए एक भाव का कोई भी पॉइंट ज्यादा है तो चलेगा, कम से कम दो भावों के पॉइंट लगन से डाउन है। ऐसे हर भाव को आप इंडिविजुअली एनालिसिस कर सकते हैं। किसी भी भाव से छठा, आठवां, 12वां उस भाव को तकलीफ ही देता। जैसे ये चतुर्थ भाव, तो चतुर्थ भाव को पीड़ा कौन सा भाव देगा? चतुर्थ का छठा, चौथे भाव से छठा भाव, चौथे भाव से आठवां, चौथे से 12वां। तो क्या चौथे भाव के फल आपको आसानी से मिल जाएंगे या ज्यादा कंपटीशन, परेशानी, संघर्ष रहे? तो चौथे भाव से छठे भाव का पॉइंट यहाँ 26 है, यहाँ 40 है, यानी ये चौथा विजेता हुआ। अष्टम में जाइए, 25 पॉइंट है यानी चौथा विजेता हुआ। 12वां भी देखिए तो 12वें का भी। तो इस कुंडली में चौथे भाव के सुख बड़े अच्छे आ रहे हैं। घर गाड़ी व्यक्ति बना लेगा, बढ़िया सुख साधन रहेंगे उसके पास। तो ऐसे निजी तौर पर भी एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो आपकी चर राशि है, चर राशियां जो हैं, स्थिर राशि है, द्वि स्वभाव, 3 प्रकार की राशि। तो यहाँ पर चर राशि, चर राशि में कितने पॉइंट है उसको नोट कर लीजिए, स्थिर राशि में कितने पॉइंट है उसको नोट कर लीजिए।
द्वि स्वभाव में कितने पॉइंट है उसको नोट कर लीजिए। चर राशियों के सभी पॉइंट को नोट कर लीजिए, स्थिर राशियों के और द्वि स्वभाव राशियों। अगर चर राशियों में पॉइंट ज्यादा है तो व्यक्ति स्वतंत्र काम करे। चर माने चलायमान, स्थिर माने स्थिर। चर राशियों में पॉइंट ज्यादा है तो व्यक्ति बिजनेस करे, दुकानदारी करे, स्वतंत्र काम करे। स्थिर में ज्यादा है तो व्यक्ति के लिए स्थिर काम करना, एक जगह पे स्थिर रह के काम करना, नौकरी करना या दुकानदारी जहां एक सुबह से शाम तक एक जगह पर बैठे रहना पड़ता हो। चर राशि में अगर ग्रहों की संख्या विशेष हुई है, वो पॉइंट ज्यादा आए, तो व्यक्ति बिजनेसमैन बने। बिजनेसमैन में भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अपना काम दुकानदारी जिसको बोलते हैं, और एक होता है दुकानदारी का के ऊपर की चीज, जहां से दुकानों में सामान जाता है, बड़े स्तर का व्यवसाय। तो अगर स्थिर में ग्रहों की संख्या ज्यादा है तो व्यक्ति नौकरी कर ले या कोई दुकानदारी कर ले। और अगर चर में ज्यादा है तो व्यक्ति डीलर बने, थोड़ा बड़े स्तर का व्यवसाय करे। द्वि स्वभाव में है तो मीडियम स्तर का कोई पकड़े, होलसेल भी कर ले और अपना थोक में भी बेचे, होलसेल भी करे, रिटेल में भी सेल करे, नौकरी भी कर सकता है बिजनेस के साथ साथ। मतलब एक प्रकार से ये चर स्थिर द्वि स्वभाव में पॉइंट अगर अधिक है, तो अगर चर में पॉइंट की संख्या अधिक है तो आपको जीवन में चलायमान चीजों में गति का बने रहना, ये संकेत ज्यादा मिलता। अगर आप नौकरी भी करेंगे तो जल्दी जल्दी आपकी नौकरी बदलती रहेगी, चलायमान रहेगा, जीवन में ज्यादातर चीजें चलायमान रहेगी। प्रमोशन जल्दी जल्दी हो जाने की संभावना रहेगी, या जल्दी जल्दी जॉब बदले, जल्दी जल्दी सैलरी बढ़ जाए, जल्दी आप तरक्की कर जाए। स्थिर में है तो आप धीमे धीमे ही चल पाएंगे, द्वि स्वभाव में है तो आप बीच वाले हैं, आप मध्यम वर्ग में आते हैं। तीन वर्ग होता है, अमीर, गरीब और मध्यम वर्ग। तो ये द्वि स्वभाव मध्यम वर्ग। उसके पास अपनी गाड़ी रहेगी, घर रहेगा, लेकिन सब लोन पे रहेगा, ईएमआई चलती रहेगी, बनता रहेगा। और जो अमीर वर्ग है वो लोन देता है, गरीब वर्ग वाला तो सोचता ही नहीं। तो इस प्रकार से भी एक तरीका है जज करने का। दूसरा तरीका ये भी है कि आप अपनी अग्नि तत्व की राशियों के पॉइंट को जोड़ लीजिए। पृथ्वी तत्व के अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, चारों तत्वों के राशियों के पॉइंट जोड़ लीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा तत्व ज्यादा बलवान है आपकी कुंडली। जो एलिमेंट ज्यादा बलवान है, जो तत्व ज्यादा बलवान है, उसकी दिशा में आपको सफलता। अग्नि तत्व बलवान है तो पूरब दिशा, अग्नि कोण आपके लिए ज्यादा अच्छा है। अग्नि वाले काम अच्छे हैं, ऐसे काम जिसमें जोश, जुनून, ऊर्जा की जरूरत हो। पृथ्वी तत्व है तो स्थिरता वाले काम। पृथ्वी तत्व की दिशा जिधर है, दक्षिण दिशा, तो मतलब उससे भी आप एनालिसिस कर सकते हैं कौन सा तत्व ज्यादा बल। एक और चीज, बहुत बार आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी दिशा मेरे लिए बहुत अच्छी है, तो देख लीजिए कि किस भाव और राशि में सबसे ज्यादा पॉइंट। जैसे यहाँ पर 40 पॉइंट है, यहाँ पर कितने पॉइंट है? 40। तो ये क्या हो गया? मकर राशि में है। मकर राशि की दिशा या फिर चतुर्थ भाव की दिशा इनके लिए ज्यादा अच्छी। चौथे भाव से जुड़ी चीजें इनके लिए ज्यादा अच्छी। इसी प्रकार से आप अपने त्रिकोण स्थानों के पॉइंट को काउंट कर लीजिए।
त्रिकोण स्थान क्या होते हैं? भाग्य सूचक होते हैं। भाई ये नवम है, इससे ये पंचम, ये पंचम, ये पंचम, ये तीनों ही भाव भाग्य के होते हैं, एक दूसरे से नवम ही पढ़ते हैं। इससे नवम ये, इससे नवम ये, और इससे नवम ये तीनों एक दूसरे से नवम पंचम त्रिकोण है। अब इस कुंडली में देखिए त्रिकोण कमजोर है। इस त्रिकोण में एवरेज से कम पॉइंट, इसमें तो बहुत कम पॉइंट, इसमें एक पॉइंट खाली है। तो अगर किसी के त्रिकोण में पॉइंट अधिक आ रहे हैं, इसमें एवरेज से अधिक हो, इसमें एवरेज से अधिक, इसमें अधिक, जितना अधिक होता जाएगा भाग्य आपका उतना बनता है। अष्टक वर्ग से किसी का भाग्य देखना है तो तीनों त्रिकोणों का जोड़ लें। आपको यह देखना है कि आप किस चीज के मामले में सबसे ज्यादा भाग्यशाली, चतुर्थ भाव के मामले में ज्यादा भाग्यशाली है, कि पत्नी के मामले में, कि संतान के मामले में। तो उस भाव से त्रिकोण स्थानों के सभी पॉइंट को जोड़ दीजिए, और अगर 120 या उसके ऊपर है तो आप उससे, उस भाव से संबंधित अधिक भाग्यशाली। जैसे चतुर्थ भाव 40, इसका त्रिकोण लीजिए, ये पंचम, इसका नुमम लीजिए, ये टोटल करिए। अगर 120 चला जाएगा तो उस चीज के मामले में आप बहुत भाग्यशाली। थोड़ा कम है तो बहुत नहीं है तो भी भाग्यशाली। किसी भी भाव से त्रिकोण के पॉइंट को जोड़ लीजिए। अगर 28 के या उसके ऊपर है तो समझ लीजिए कि एवरेज है, ठीक है। और ज्यादा ऊपर गया, 30 चला गया, 32 चला गया, तो और भी बढ़िया है। तो अष्टक वर्ग से इसी प्रकार से प्रिडिक्शन होता है। जरा है खोलिएगा, 333 से शुरू होता है। यहाँ पर आप जब गणित वगैरह भी बता दिया गया कैसे लिया जाता है, समुदाय अष्टक वर्ग, सूर्य अष्टक वर्ग में 48 अंक कैसे बनते हैं ये भी बताया गया है। सूर्य अष्टक वर्ग का फलादेश, सूर्य अष्टक मतलब सूर्य भिन्नाष्टक बोलते हैं। जब भिन्नाष्टक करेंगे तो हर एक ग्रह का अलग अलग आएगा। तो ये यहाँ पर अलग अलग बताया हूँ। और यहाँ पर एक मंगल का अष्टक वर्ग फलित, तो ये भिन्नाष्टक में मैं चलूंगा कब, सर्वाष्टक वाला देख लीजिए पहले। सर्वाष्टक में आ जाइए 351 पे, सर्वाष्टक वर्ग फलित 11 सूत्र यहाँ पर दिए गए हैं। तो अभी ये 11 के 11 आज ही मिला लीजिए। और फिर यहीं पर अध्याय 76 353 पर भी लिख दिया गया है कि भाव में एक चार्ट भी मैंने बना दिया है 355 में, कि कितने पॉइंट होने पर आप कैसा फल मान सकते हैं। 355 में देखिएगा तो पूरा चार्ट दे दिया हूँ। 28 बिंदु एवरेज हो जाता है, तो इतना आप पढ़िए, भिन्नाष्टक पे कल चलेंगे, ठीक है। सर्वाष्टक रिपीट कर लीजिए। चलिए ठीक है, आज बिटिया का बर्थडे है तो सब लोग इंतजार भी कर रहे हैं, 1 साल आज उसका पूरा हो गया। तो चलिए सर्वाष्टक आप लोग अध्ययन करिए, भिन्नाष्टक से और भी रोचक चीजें निकल के आती हैं। हर एक ग्रह का इंडिविजुअल राशि में गोचर पता चल जाएगा, कि जैसे सूर्य मेष से मीन तक में गोचर में आपको कैसा फल देगा, चंद्रमा कैसा देगा, किस प्रकार का सूर्य दूसरे की कुंडली में हो तो आपके लिए अच्छा है। तो ये कल हम लोग भिन्नाष्टक में देखेंगे। धन्यवाद।